विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। फिजिकल ज्योग्राफी कर रहे थे हम लोग, उसमें आज हमने करना है पवन संचार, ब्लोइंग ऑफ विंड, पवन संचार। प्री और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे नियम भी पढ़ने हैं हमने। ठीक है, तो सबसे पहले तो पवन क्या होता है, कैसे लिखना है, स्टार्ट कैसे करना होता है। तो पवन को अगर आम भाषा में बोलेंगे तो आपकी भाषा से नहीं काम चलेगा। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक भाषा देनी पड़ेगी। पवन होता क्या है? तो पवन प्रकृति का वह प्रयत्न है जिसके द्वारा वायु दाब की असमानता दूर होती है। अब वायु दाब की असमानता कैसे दूर होती है? क्योंकि पवन कब चलती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। यानी कहीं पर अगर लो प्रेशर बन गया, कहीं पर हाई प्रेशर है, तो उस लो प्रेशर को भरने के लिए क्या होता है, हाई प्रेशर से मतलब हवा चलती है, उसी को क्या बोल रहे हैं हम? पवन बोल रहे हैं। बट लिखना कैसा है? पवन प्रकृति का वह प्रयत्न है जिसके द्वारा वायु दाब की असमानता दूर होती है। पृथ्वी के धरातल पर वायु दाब की भिन्नता के कारण ही वायु में गति उत्पन्न होती है। धरातल पर पकड़ना है चीजों को, वायु दाब की भिन्नता। क्या पकड़ना है? वायु दाब की भिन्नता के कारण ही वायु में गति उत्पन्न होती है। इस गतिशील वायु को पवन या विंड कहते हैं। यानी पवन प्रकृति का वह प्रयत्न है जिसके द्वारा वायु दाब की असमानता दूर होती है। पवनें अधिक दाब के क्षेत्र से कम दाब के क्षेत्रों की ओर बहती है। वायु दाब की भिन्नता के आधार पर पवन की गति निर्भर करती है। अब जैसे कहीं पर बहुत ज्यादा हाई प्रेशर है, कहीं पर बहुत लो प्रेशर है, मतलब डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो उतनी तेज चलेगी हवा। डिफरेंस ज्यादा नहीं है, कहीं पर अगर डिफरेंस ज्यादा नहीं है, मतलब लो प्रेशर है, इधर हाई प्रेशर है, बट डिफरेंस ज्यादा नहीं है हाई प्रेशर और लो प्रेशर के बीच में, तो पवन का वेग कैसा होगा? कम होगा। इतना समझ में आ गया? तो पवनें अधिक दाब के क्षेत्र से कम दाब के क्षेत्रों की ओर बहती है। वायु दाब की भिन्नता के आधार पर पवनों की गति निर्भर करती है। वायु दाब में भिन्नता जितनी अधिक होगी, पवनें उतनी ही तीव्र गति से बहती हैं। आम भाषा है, कोई बहुत अंतरिक्ष से आई भी भाषा नहीं है, और यही लिखना होता है। मैं आपको मेंस जो टॉपर होगा उसकी कॉपी दिखाऊंगा, तो आपकी समझ में आ जाएगा कि यार बहुत ऐसा नहीं था कि कुछ क्या कोई अंतरिक्ष की भाषा नहीं लिखी थी उसने, इन्हीं भाषा में लिखकर टॉपर बना था। ठीक है, अंतर इतना होता है, खाली जितना पूछा गया उतना ही बताना है, जितने शब्द पूछे जाते हैं, वर्ड लिमिट होती है, उतने में ही करना होता है, अपनी बात को रखना होता है। ठीक है, धरातल की पवनों का सीधा संबंध वायु दाब के अंतर से होता है। वायु दाब के अंतर को वायु दाब का ढाल या प्रवणता कहते हैं। प्रेशर ग्रेडियंट, मैंने पहले भी बताया था आपको, ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट जितना ज्यादा होगा, हवाओं की रफ्तार मतलब उतनी तेज चलेंगी हवाएं। ठीक है, तो धरातल की पवनों का सीधा संबंध वायु दाब के अंतर से होता है। वायु दाब के अंतर को वायु दाब का ढाल या प्रवणता, प्रेशर ग्रेडियंट कहा जाता है। इतने में भी काम चल जाएगा। आपसे पूछेगा प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है, तो वायु दाब के अंतर को वायु दाब का ढाल या वायु दाब की प्रवणता या प्रेशर ग्रेडियंट कहा जाता है। धरातल पर चलने वाली पवनों की प्रवाह दिशा और गति वायुमंडल के ढाल से ही ज्ञात होती है। वायु दाब और पवनों के संबंध में दो महत्वपूर्ण नियम है। पहला, पवन प्रवाह सदैव उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होता है। पवन प्रवाह हमेशा कहां से कहां होगा? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होता है। और दूसरे नंबर पे पवन की प्रवाह गति वायु दाब के अंतर की न्यूनाधिकता यानी दाब की प्रवणता पर निर्भर करती है। भाई ये दो नियम है इंपॉर्टेंट। क्या है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर, और ग्रेडियंट जितना ज्यादा होगा, पवनों की रफ्तार क्या होगी? उतनी ज्यादा होगी। समझ में आ गया? पवन की प्रवाह गति वायु दाब के अंतर की न्यूनाधिकता यानी दाब की प्रवणता पर निर्भर करती है। जब वायु दाब का ढाल तीव्र होता है तो पवनें तेज गति से चलेंगी, और जब वायु दाब का ढाल कम होगा तो पवनें धीमी चलेंगी। यदि समदाब रेखाएं पास पास हो तो ढाल तीव्र होगा और पवनें तीव्र गति से चलेंगी। किंतु यदि समदाब रेखाओं को क्या बोलते हैं? आइसोबार्स जो लाइंस होती हैं, अगर वो क्या होंगी, काफी दूर दूर हुई, तो वायु दाब का ढाल बहुत मंद होगा, जिससे पवनों की गति क्या होगी? धीमी होगी। समझ में आ रहा है क्या? अब आपने ढाल तो हमेशा कैसे देखा है? ऐसे देखा कि ढाल ऐसा, लेकिन मैंने कहा कि डायग्राम जब बनाया जाता है तो आपने एक इस तरह से एक गोला बनाया, उस पर लिखा कि भाई उस गोले के अंदर वायु दाब कितना है ना।
फिर उसके बाहर आपने फिर मतलब यहां पर वायुदाब कुछ है, 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 तो उसी प्रकार के क्या बनते हैं, ग्रेडियंट बनता है। अब यहां पर इतना बड़ा एरिया वायुदाब का है, मैं इस एरिया को जब ले रहा हूं तो आप ऊपर पूरा एक बड़ा वो लेके चलिए क्या क्षेत्र, ऐसा नहीं होता कि इतने इतने कम पर वायुदाब अलग होगा, इतने कम पर। कुल मिला के जो मैं एक घेरा ले रहा हूं वो कई किलोमीटर उसका डायमीटर हो सकता है। क्या हो सकता है, माना 10 किलोमीटर का जो डायमीटर वाला जो गोला है उसके अंदर वायुदाब की डिफरेंस जो है, मतलब वायुदाब जो अलग है। फिर 10 किलोमीटर से बाहर वाला जो डायमीटर है, मैं 12 किलोमीटर लेता हूं तो उसका अलग है, 14 किलोमीटर लेता हूं अलग है, 16 18 करके, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूं कि ग्रेडियंट क्या है, तेज है, नजदीक नजदीक वायुदाब में क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। लेकिन अगर ऐसा कि 10 किलोमीटर है, फिर 20 किलोमीटर है, फिर 30 किलोमीटर है, तो वहां पर क्या होगा, ग्रेडियंट क्या होगा, कम हो गया। ग्रेडियंट कम होगा तो हवा की रफ्तार क्या होगी, कम होगी। ग्रेडियंट ज्यादा होगा तो हवा की रफ्तार क्या होगी, ज्यादा होगी। इसी चीज को लिखना होता है। कई बार जब हम मेंस लिख रहे होते हैं तो हंसी भी आती, कर क्या रहे हम लोग ये, मतलब इस पर तय करेंगे कि कौन एसडीएम बनेगा, कौन डीएम बनेगा, कौन एसपी बनेगा, कौन डीएसपी बनेगा। वहां की तो कार्य प्रणाली कार्यशैली अलग होती है। ये क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि यही एक पैमाना है कि आपके पास पुस्तकें हैं, उन्होंने कहा कि ये हमारा सिलेबस है, इसको पढ़ के बता दो। अगर आपने पढ़ के आपने लिख लिया, प्री निकाल दिया, मेंस निकाल दिया, इंटरव्यू दे दिया, व्यक्तित्व आपका सही है तो आप निकल गए। और अगर जब आप लिख ही नहीं पाए, यही नहीं लिख पाए, तो आप वो फाइल वर्क भी नहीं कर पाओगे जो आपको मिलने वाली है। अभी तो आप ये बोलते ना कि मैं नहीं आ रही हूं, मैं नहीं आ रहा हूं, वो इतने से काम चल जाता है। कल को आपको एक ऑफिशियल जो लेटर्स होंगे आपके, जब आपको नहीं आना है कार्यालय में तो आपको बताना पड़ेगा, एक पूरा लिखना, एक पैटर्न होता है लिखने का। आपको कोई भी बात अधिकारी से करनी है, अपने उच्च अधिकारी से करनी है, निम्न अधिकारियों को कुछ बताना है, तो जो भाषा होगी वहां की बिल्कुल अलग होगी। समझ में आ गया? तो वो सब चीज सीखने के लिए आपको इस प्रणाली से गुजरना पड़ेगा। समझ में आ गया? ठीक है। धरातल पर बहने वाली स्थायी पवनों की दिशा पर पृथ्वी के परिभ्रमण का गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि पृथ्वी स्थिर होती तो पवनें उत्तरी गोलार्ध में ठीक उत्तर से दक्षिण की ओर और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण से उत्तर की ओर बहती। मैंने जब आपको व्यापारिक पवनें बता रहा था तो थोड़ा सा तिरछी थी। अगर पृथ्वी नहीं घूम रही होती तो फिर सीधी जाती है ऐसे करके, ऊपर वाली ऐसे ऊपर वाली ऐसे आती, नीचे वाली ऐसे नहीं होती, फिर टेढ़ी नहीं होती, क्योंकि पृथ्वी के अब ये यहां पर ध्यान देने वाली, यूपीएससी यहां से क्वेश्चन पूछती है कि धरातल पर बहने वाले स्थायी पवनों की दिशा पर किसका प्रभाव पड़ता है। आंसर पृथ्वी के परिभ्रमण का। आधे तो यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं, रोटेशन और रिवोल्यूशन में। कुछ लोग रिवोल्यूशन आंसर लिख के आ जाएंगे। पृथ्वी घूम रही है वेस्ट टू ईस्ट, इसलिए वो हवाएं क्या हो रही है, सीधी ना जाकर क्या हो रही है, टेढ़ी हो रही है। यही बताना चाह रहा हूं शब्दों में। धरातल पर बहने वाली स्थायी पवनों की दिशा पर पृथ्वी के परिभ्रमण का गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि पृथ्वी स्थिर होती तो पवनें उत्तरी गोलार्ध में ठीक उत्तर से दक्षिण की ओर और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण से उत्तर की ओर बहती, परंतु पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी रहकर अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर भ्रमण करती है। उसकी परिभ्रमण गति पृथ्वी के सभी भागों पर समान नहीं है। पृथ्वी के सभी भागों पर समान नहीं है। ध्रुवीय भागों की अपेक्षा भूमध्य सागरीय भागों पर, भूमध्य रेखीय भागों पर, रेखीय कीजिए इसको, सागरीय नहीं है, भूमध्य रेखीय भागों की परिभ्रमण गति बहुत तीव्र है। पृथ्वी के साथ उससे संबद्ध सभी वस्तुएं भी उसकी गति से चलती है। अतः जब पवनें पृथ्वी की अधिक गति वाले भाग से कम गति वाले भाग की ओर आती हैं तो वे आगे निकल जाती हैं, किंतु जब वे कम गति वाले भाग से अधिक गति वाले भाग की ओर आती हैं तो पीछे छूट जाती हैं। फलस्वरूप पवनों की दिशा में परिवर्तन आ जाता है। इस बात का ज्ञान 1855 में अमेरिकी वैज्ञानिक फेरल, किसको, फेरल को हुआ था। उसने पृथ्वी के परिभ्रमण और वायु की दिशा संबंधी नियम बनाया जिसको फेरल का नियम कहा जाता है। अब ये छोटा क्वेश्चन आएगा आपके पास जब आप पीसेस दे रहे होंगे, वहां पे क्या होगा कि मुश्किल से 50 शब्दों में पूछेगा फेरल का नियम क्या है, 22 वेलेट का नियम क्या है, ग्रह संबंधी आदर्श पवनों का नियम क्या है ना। इनको याद करके रखना पड़ता है। जैसे आपने 11वीं 12वीं में चार्ल्स और बॉयल्स के नियम याद किए, आर्किमिडीज के सिद्धांत याद किए, समझ में नहीं आया आपके, आया क्या? बहुत कम बच्चे होते हैं जिनकी समझ में आता है और वो फिल्टर लग चुका हो 12वीं में। जिनकी समझ में आया वो IIT, JEE
निकल चुके हैं वो, जिनकी समझ में नहीं आया वो चल रहे हैं आगे, अपनी शिक्षा को क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैंने कहा आपने आर्किमिडीज के सिद्धांत पढ़े, न्यूटन के सिद्धांत पढ़े, साइंस में जैसे पढ़े हैं वैसे ही यहां पर भी करना होता है। ठीक है, समझ पर नंबर नहीं मिलते हैं, लिखने पे नंबर मिलते हैं। इस पर लिखा हुआ है तो आप बहुत होशियार हो, और आपकी समझ बहुत अच्छी है लेकिन आप लिख नहीं पाए, आप कुछ नहीं हो उनके लिए। समझ में आया? तो पवनों की दिशा परिवर्तन संबंधी नियम, लॉ ऑफ विंड्स डायरेक्शन चेंज। पवनें जब जल से थल और थल से जल को उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर बहती है तो उसके मार्ग में परिवर्तन हो जाता है। इसे मुख्य रूप से फैरल तथा बैलेट नामक विद्वानों ने अपने नियमों के अंतर्गत स्पष्ट किया। सबसे पहले फैरल का नियम है, क्या करना है इसमें, इस नियम के अनुसार धरातल पर स्वतंत्र रूप से चलने वाली सभी हवाएं पृथ्वी की गति के कारण उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। बस इतना ही लिखना होता है। अगर 20 शब्दों में पूछा तो 2 नंबर, और अगर 50 शब्दों में पूछा तो 4 नंबर मिलते हैं इसमें। ठीक है, कि उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। यह नियम बड़े क्षेत्रों पर चलने वाली स्थायी पवनों, छोटे चक्रवातों और प्रति चक्रवातों पर लागू होता है। चक्रवात बोलते हैं साइक्लोन, प्रति चक्रवात बोलते हैं एंटी साइक्लोन। इस नियम का प्रभाव महासागरीय धाराओं, ज्वारीय गतियों, रॉकेटों आदि पर भी देखा जाता है। यूपीएससी यहां से पकड़ेगी क्वेश्चन, किससे, फैरल का नियम लागू होता है। पहला ऑप्शन क्या, बड़े क्षेत्रों पर चलने वाली स्थायी पवनों, किस पर, बड़े इस क्षेत्रों पर चलने वाली स्थायी पवनों पर। नंबर 2 छोटे चक्रवातों और प्रति चक्रवातों पर। नंबर 3 महासागरीय धाराओं पर। नंबर 4 ज्वारीय गतियों पर। नंबर 5 रॉकेटों पर। किस पर, रॉकेट्स। इतना समझ में आ गया। फिर पूछेगा किन किन पर लागू होता है, तो अगर आपको पढ़ा हुआ होगा तो आप इसको कर सकते हैं। अगर आप बारीकी से नहीं पढ़ेंगे, यूपीएससी आपको अपने ट्रैप में फंसाएगी और आपको बाहर कर देगी प्री में। समझ में आया? बाइस बैलेट का नियम। नीदरलैंड निवासी बाइस बैलेट नामक एक अन्य वैज्ञानिक ने सन 1857 में वायुदाब सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अब सबसे पहले तो हाईलाइट कीजिए, वायुदाब सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आंसर बाइस बैलेट ने। किसने? वायुदाब सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आंसर बाइस बैलेट ने। यह सिद्धांत उसने सदा दिशा बदलने वाली पवनों के विषय में प्रमाणित किया था। उसके अनुसार जिस दिशा में हवा चल रही है, यदि उस दिशा में मुख करके खड़ा हुआ जाए तो उत्तरी गोलार्ध में न्यून वायुदाब बाईं ओर और तथा दक्षिणी गोलार्ध में दाहिनी ओर होगा। न्यून वायुदाब बाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में, मतलब उत्तरी गोलार्ध में न्यून वायुदाब बाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में कहां होगा? दाहिनी ओर होगा। और जहां पर भी न्यून वायुदाब होगा उसकी तरफ हवाएं चलेंगी हमेशा। क्या होंगी? उसकी तरफ हवाएं चलेंगी। अगला ग्रह संबंधी या आदर्श पवनों का नियम। यदि पृथ्वी पर जल ही जल हो और सारा स्थल ही स्थल हो, या तो जल ही जल हो, पूरी पृथ्वी जल की बनी हो, या पूरी पृथ्वी में क्या हो? स्थल हो, और उसमें कहीं भी ऊंचाई या नीचाई ना हो, तो सूर्याभितप और पृथ्वी की परिभ्रमण गति के कारण भूमध्य रेखा और उपध्रुवीय प्रदेशों पर निम्न वायुदाब और कर्क तथा मकर रेखाओं एवं ध्रुवों पर उच्च वायुदाब होगा। वायु सदा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहेगी। वायु प्रवाह के इस साधारण चक्र को ग्रह संबंधी वायु नियम कहा जाता है। इनमें व्यापारिक, पछुआ और ध्रुवीय पवनें सम्मिलित की जाती है। एक बार फिर बता रहा हूं, यदि पृथ्वी पर जल ही हो अथवा सारा स्थल ही हो और उसमें कहीं भी ऊंचाई नीचाई ना हो, तो सूर्याभितप यानी इंसोलेशन और पृथ्वी की परिभ्रमण गति के कारण भूमध्य रेखा और उपध्रुवीय प्रदेशों पर निम्न वायुदाब होगा, और कर्क रेखा तथा मकर रेखाओं एवं ध्रुवों पर उच्च वायुदाब होगा। वायु सदा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहेगी। वायु प्रवाह के इस साधारण चक्र को ग्रह संबंधी वायु नियम कहा जाता है।
इसमें व्यापारिक, पछुआ और ध्रुवीय पवनें सम्मिलित की जाती है। अब हमने पढ़ना है इनके बारे में। इनके बारे में, इनके बारे में भाई, मैंने जब ग्लोब आपको दिखाया था तो उसमें 3 तरह की हवाएं दिखाई थी। एक ट्रेड विंड्स दिखाई थी, एक वेस्टर्लीज दिखाई थी, और एक कौन सी दिखाई थी? पोलर विंड्स दिखाई थी। उन तीनों पर ग्रह संबंधी आदर्श पवनों का नियम क्या होता है? लागू होता है। सबसे पहले अब हम पढ़ रहे हैं प्रचलित पवनें यानी प्रिवेलिंग विंड्स, दूसरी हमने पढ़नी सामयिक पवनें यानी सीजनल विंड्स, और तीसरी हमने पढ़नी स्थानीय पवनें, लोकल विंड्स। तीनों ही अपनी अपनी जगह पर क्या होती है? इंपॉर्टेंट होती हैं। एक मैंने आपको पीछे याद करने के लिए दिया था कि कुछ हवाएं याद कर लीजिए। चिनूक हो गई, फॉन हो गई, सिमूम, खमसिन, हरमटन, सिरोको। यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है, यूपीएससी पूछती है क्वेश्चन। क्या करती है? मैं गारंटी तो नहीं दे सकता 100% गारंटी, बट जब भी पूछेगी तो क्या करेगी? लोकल विंड से पूछेगी। किससे पूछेगी? और शायद इस बार भी पूछा हुआ था आईएएस में, विंड से कोई क्वेश्चन था। कौन सा? डायरेक्शन पूछी हुई थी। क्या पूछा हुआ था? याद नहीं है। सीरियस एस्पिरेंट जो होता है ना, याद रहता है कि इस साल क्या पूछा गया, उससे पिछले साल क्या पूछा गया, उससे पिछले। जब वो चैप्टर पढ़ रहे होते हैं तो उनकी समझ में आ जाता है चैप्टर क्यों पढ़ना आपने, क्योंकि यहां से हमें एक क्वेश्चन मिलेगा। क्या मिलेगा? और एक ही दिन में नहीं होता। आज अगर हम पूरे दिन पढ़ेंगे तब जाके एक क्वेश्चन तैयार होगा हमारा। कितना? कभी कभी एक हफ्ते में एक क्वेश्चन तैयार होता है। एक पूरा चैप्टर हम समझते हैं, पढ़ते हैं, याद करते हैं, उसके बाद क्या होता है? पेपर में वहां से एक क्वेश्चन दिखता है। कभी कभी ऐसा भी होता है यूपीएससी का कि हमने एक किताब पर मतलब किसी चीज पर हमने 1 महीना लगा दिया, वहां से कुछ नहीं बना। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमने 1 दिन पढ़ा और क्या हुआ? वहां से 2 या 3 क्वेश्चन बन गए। ऐसा भी देखा गया। प्रिवेलिंग विंड्स किसे कहा जाता है? जिस दिशा में हवाएं प्रायः वर्ष भर चला करती है उन्हें प्रचलित पवन, प्रिवेलिंग विंड्स, स्थायी पवन, परमानेंट विंड्स, निश्चित पवन, इनवेरिएबल विंड्स, या ग्रही पवन, प्लेनेटरी विंड्स कहते हैं। 4 शब्द पढ़ लिया आपने। कौन कौन से? प्रिवेलिंग विंड्स, परमानेंट विंड्स, इनवेरिएबल विंड्स और प्लेनेटरी विंड्स। जिस दिशा में हवाएं प्रायः वर्ष भर चला करती हैं उन्हें प्रचलित पवन, स्थायी पवन, निश्चित पवन या ग्रही पवन कहा जाता है। इन हवाओं के प्रवाह के लिए ग्रह संबंधी पवनों का नियम लागू होता है, अर्थात साधारणीकरण के लिए ग्लोब पर उच्च तथा निम्न वायुदाब की पेटियों की स्थिति को लगभग स्थायी मान लिया जाता है। तो ये फिर कितने प्रकार की हो गई? 3 प्रकार की हो गई। नंबर 1 सन्मार्गी पवनें यानी ट्रेड विंड्स। ट्रेड विंड्स को ही व्यापारिक पवनें भी कहा जाता है, सन्मार्गी पवनें भी कहा जाता है। दूसरा पछुआ पवनें यानी वेस्टर्लीज, और तीसरी ध्रुवीय पवनें यानी पोलर विंड्स। ध्रुवीय पवनें यानी पोलर विंड्स। तो सबसे पहले सन्मार्गी पवनें या व्यापारिक पवनें या ट्रेड विंड्स उपोष्ण उच्च दाब कटिबंध से। अब सबसे पहले ना डायग्राम को समझ लो भाई। मैंने बताया था 5 से 5, 30 से 35, 60 से 65 और ऊपर बताया था। मैंने बताया था बीच में डोल ड्रम है, उससे ऊपर उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी है। फिर उसके बाद मैंने बताया था उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी है। फिर मैंने बताया था ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी है। कुछ एरो के माध्यम से मैंने आपको ट्रेड विंड्स की डायरेक्शन दिखाई थी, वेस्टर्लीज की दिखाई थी और पोलर विंड्स की दिखाई थी ध्रुवीय पवनों की। अगर ये डायग्राम आपको याद है, इसी डायग्राम को देखकर आप लिखोगे कि उपोष्ण उच्च दाब कटिबंधों से यानी उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी से, कटिबंध बोल सकते हैं पेटी को, इसको उपोष्ण उच्च दाब कटिबंधों से भूमध्य रेखीय निम्न दाब कटिबंध की ओर चलने वाली पवनों को सन्मार्गी पवनें कहते हैं। यानी उपोष्ण कटिबंध को क्या बोलते हैं? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की ओर चलने वाली जो पवनें होती हैं उनको सन्मार्गी पवनें या ट्रेड विंड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रेड विंड्स की डेफिनेशन यही है। ठीक, ये 30 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर व दक्षिणी अक्षांशों के बीच चलती है। भाई 30 से 35 की एक पेटी देखी थी हमने, 5 से 5 की एक पेटी देखी थी। 5 से 5 वाली को हमने डोल ड्रम कहा था, 30 से 35 वाली को हमने क्या कहा था? हॉर्स लैटिट्यूड कहा था।
तो अश्व अक्षांशों से डोलड्रम की ओर चलने वाली जो क्या है, तो हमने आखिरी सीमा ली 30 से 35, 35 नहीं बोल रहा हूं मैं 30 से बोल रहा हूं, 30 से 5 नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और 30 से 5 सदर्न हेमिस्फीयर में, 30 से 5, ठीक है। तो 30 डिग्री से 5 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों के बीच चलती है। इन्हें अंग्रेजी में ट्रेड विंड्स कहा जाता है। ट्रेड शब्द अंग्रेजी का नहीं अपितु जर्मन भाषा का शब्द है। ट्रेड किस भाषा का शब्द है? जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ ट्रैक या निश्चित मार्ग है। तथापि ये व्यापारिक पवनों के नाम से अधिक जानी जाती हैं, इन्हें ट्रेड विंड्स के नाम से ज्यादा जानी जाती हैं। इन पवनों की मुख्य विशेषताएं क्या है? नंबर 1, इन पवनों को उत्तरी गोलार्ध में उत्तर से दक्षिण तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण से उत्तर की ओर जाना चाहिए था, परंतु फेरल के नियमानुसार कॉरियोलिस बल के प्रभावाधीन ये पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ जाती हैं। ध्यान रखना है आपने, फेरल के नियमानुसार और कॉरियोलिस बल को। किसको? कॉरियोलिस बल को। तो कॉरियोलिस बल के प्रभावाधीन यानी प्रभाव के अधीन, कॉरियोलिस बल के प्रभाव के अधीन ये पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाहिनी ओर, दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है। इस प्रकार ये पवनें उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्वी तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी पूर्वी दिशा में चलती हैं। नाम नहीं है इनका, दिशा बता रहा है। आपको मैंने बताया था हर जगह पर आपने क्या करना, प्लस लगाकर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और फिर उसके बाद आपने बताना है ये पवनें उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्वी, दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व की ओर चलती हैं, अतः प्रायः इन्हें पूर्वा पवनें भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? पूर्वा है। आगे जो पढ़ेंगे वो पछुआ है। इन्हें क्या बोला था? पूर्वा, यानी ईस्टर्लीज भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? लगभग 30 डिग्री उत्तर तथा दक्षिणी अक्षांशों से भूमध्य रेखा की ओर चलने के कारण ये पवनें उत्तरोत्तर अधिक गर्म व शुष्क होती हैं, इसलिए ये पवनें प्रायः वर्षा नहीं करती। परंतु जब ये किसी महासागर को पार करके महाद्वीपों तक पहुंचती हैं तो महाद्वीपों के पूर्वी भाग में खूब वर्षा करती हैं। महाद्वीपों के पूर्वी भाग में खूब वर्षा करती हैं। ये पवनें महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर वर्षा नहीं करती। पश्चिमी किनारों पर डेजर्ट पाए जाते हैं अधिकतर, पूर्वी किनारों पर खूब वर्षा करती है। पूर्वी किनारों पर ही क्यों बोल रहा हूं मैं? इसलिए बोल रहा हूं कि ट्रेड विंड्स कैसे में चल रही? ऐसे में चल रही। अगर कोई कॉन्टिनेंट आ गया तो इस तरफ वर्षा होगी, इस तरफ नहीं होगी। किस तरफ होगी? इस तरफ होगी। ये 0 डिग्री इक्वेटर है, अगर यहां ट्रेड विंड चल रही है तो इस डायरेक्शन में क्या होगी? वर्षा होगी। इधर नहीं होगी, इधर नहीं होगी तो डेजर्ट बनेगी। ट्रेड विंड वाले एरिया में बोल रहा हूं, ठीक है। महासागरों के पूर्वी भाग में व्यापारिक पवनें ठंडी समुद्री धाराओं के संपर्क में आने के कारण वर्षा नहीं करती। महासागरों के पूर्वी भागों में व्यापारिक पवनें ट्रेड विंड्स ठंडी समुद्री धाराओं के संपर्क में आने के कारण वर्षा क्यों नहीं करती? वर्षा करती है, वहीं पर कर देती है, सागर में। जमीन में बारिश नहीं होती, जमीन में नहीं होगी, डेजर्ट बनेगा। भूमध्य रेखा के निकट दोनों गोलार्धों की व्यापारिक पवनें आपस में टकराकर ऊपर उठती हैं, घनघोर वर्षा करती हैं। मैंने कहा इधर से ये ट्रेड विंड आई, इधर से ये ट्रेड विंड आई, दोनों ऊपर उठी, वर्षा कैसी भी संवहनीय वर्षा हुई, है ना। 3 बजे तक वो प्रोसेस चलती रही, ऊपर जाता रहा, ऊपर जाते हुए मॉइस्चर लेके गया, बादल बने, बादल ऊपर कंडेंसेशन हो गया, वहीं क्या हो गया? मूसलाधार वर्षा। तो जो वर्षा आप यहां देख रहे हो ऐसी रोज होती है का 0 डिग्री इक्वेटर पर। ये पवनें स्थायी व सुनियमित रूप से सुनिश्चित पथ पर चलती हैं और इनका वेग 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। कभी कभी घंटे में इतने से काम चल जाता है। इसका जो स्पीड होती है वो कितनी होती है? 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटा। इनका वेग शीत ऋतु में अधिक और ग्रीष्म ऋतु में कम होता है। गर्मियों में कम, जाड़ों में ज्यादा, ठीक है। इनका अधिकतम विस्तार महासागरों पर होता है। अधिकतम विस्तार कहाँ है? महासागरों पर है। हिंद महासागर में ये पवनें मानसून पवनों में परिणित हो जाती है। मानसून बताया था मैंने, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड क्या करती हैं? आईटीसीजेड का पीछा करते हुए, सूर्य उत्तरायण होता है, आईटीसीजेड सबके ऊपर आ जाता है, यहां वाली ट्रेड विंड पार कर जाती है 0 डिग्री इक्वेटर को, फेरल का नियम लगता है, अपनी दाहिनी ओर मुड़ जाती है और क्या बन जाता है? वो साउथ वेस्ट मानसून बन जाता है। क्या बनता है? तो साउथ वेस्ट मानसून के लिए कौन सी व्यापारिक पवनें उत्तरदायी हैं? अगर मैं क्वेश्चन बनाता तो यहां से बनाता तो आपने बोलना है कौन सी?
नॉर्थ ईस्ट सॉरी साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स जिम्मेदार है। ये वाली जो ट्रेड विंड्स हैं इनको बोलते हैं साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। ये पार हो गई, पार होके क्या हो गया, फेरल के नियम अनुसार दाहिनी ओर मुड़ गई, उसी को फिर क्या बोलते हैं, साउथ वेस्ट ट्रेड विंड्स। समझ में आ गया, यानी दक्षिण पश्चिमी मानसून। हिंद महासागर में पवने मानसून उसमें बता दिया मैंने आपको। अब उसके बाद पढ़ते हैं पछुआ पवने, वेस्टर्लीज। क्या पढ़नी है, उपोष्ण उच्च वायुदाब की मेखला से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की मेखला की ओर बहने वाली पवनों को पछुआ पवने कहा जाता है। पछुआ पवन की जब आप डेफिनेशन बोलेंगे तब आप बोलेंगे कि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की ओर चलने वाली हवाओं को हम क्या कहते हैं, वेस्टर्लीज कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्या बोला मैंने, क्या बोला? अगर आपकी आंखों में वो डायग्राम नहीं आ रहा है, कुछ नहीं है, फिर तो जीरो है। आपको कई बार बनाना पड़ेगा वो डायग्राम, ठीक है। सबसे पहले उस डायग्राम को बनाओ, उन बेल्टों के नाम याद करो। मैंने कहा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की ओर चलने वाली हवाओं को क्या कहते हैं, वेस्टर्लीज कहा जाता है। वेस्टर्लीज कहा जाता है, पछुआ पवने कहा जाता है। उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्धों में ये पवने 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों से 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच बहती है। अब देखो ना, बड़ी समझदारी से लिखा जाता है, उसने एक साथ लिख दिया उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्धों में। अब ऐसे भी तो लिख सकता था मैं, उत्तरी गोलार्ध में ये 30-35 की पेटी से 60-65 की ओर चलती है, और दक्षिणी गोलार्ध में 30-35 दक्षिणी अक्षांश वाली पेटी से 60-65 दक्षिणी अक्षांश वाली पेटी की ओर चलती है। इतना लंबा क्यों खींचूं मैं, इतनी जगह थोड़े होती है लिखने के लिए, कम शब्दों में क्या करना होता है, ज्यादा लिखना होता है, समझाना होता है। तो उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्धों में ये पवने 30-35 पेटी हो गई। कौन सी पेटी हो गई, सब ट्रॉपिकल से 60-65 सब पोलर, 60-65 सब पोलर अक्षांशों के बीच बहती रहती है। पृथ्वी की परिभ्रमण गति के कारण उत्तरी गोलार्ध में इनका प्रवाह दिशा दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, और दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होती है। कुछ नहीं करना, वो डायग्राम याद रखना, उसके बीच में प्लस बनाना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ लिखना, साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, इस तरह से आपकी समझ में अपना आप आ जाएगा। नॉर्थ ईस्ट है ना, तो तब आपने मतलब अगर आपको डायग्राम पता है तो आप अपने आप भाषा बना सकते हो कि पृथ्वी की परिभ्रमण गति के कारण उत्तरी गोलार्ध में इनकी प्रवाह दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, और दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होती है। यह प्रायः शीतोष्ण कटिबंध और शीत शीतोष्ण में चला करती है। कहां चला करती है, ना तो इनकी प्रवाह गति एक सी रहती है और ना ही यहां संबंधी मौसम शांत रह पाता है, और मौसम की परिवर्तनशीलता ही इनकी विशेषता है। मौसम की परिवर्तनशीलता इनकी विशेषता है। इन पवनों के प्रदेश में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात और प्रति चक्रवात चलते रहने के कारण बड़ी अनियमित अवस्था उत्पन्न हो जाती है। अब ये ध्यान रखना, अभी आगे चलकर हमने साइक्लोन वाला चैप्टर पढ़ना है। क्या पढ़ना है, साइक्लोन वाला चैप्टर पढ़ना है। साइक्लोन वाले चैप्टर में फिर पढ़ेंगे हम कि कहां पर चलते हैं साइक्लोन, तो पता चलेगा आपको कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का क्षेत्र है या एंटी साइक्लोन का क्षेत्र है। तो फिर मौसम की परिवर्तनशीलता ही इनकी विशेषता है। इन पवनों के प्रदेश में शीतोष्ण चक्रवात और प्रति चक्रवात चलते रहने के कारण बड़ी अनियमित अवस्था उत्पन्न हो जाती है। उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में पवनों का प्रवाह अधिक स्थायी और निश्चित होता है। क्यों होता है, क्योंकि ऊपर जमीन ज्यादा, नीचे पानी ज्यादा है। गरजती 40, भयंकर 50, चीखता 60 बन जाती है यहाँ पर। कहा, दक्षिणी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में तो जमीन है, जमीन पर उतना प्रभाव नहीं होता है। हवाएं जब चलती हैं, अगर पानी के ऊपर से चलेंगी तो पानी का जो मॉइस्चर है उसको जब ग्रहण करती तो उतनी ताकतवर हो जाती है। समझ में आया? जमीन पर क्या होती है, शुष्क होती है, उनमें क्या नहीं होता, वो पावर नहीं होती है उतनी। लेकिन मैंने कहा यहां पर नीचे 40, 50 और 60 बन जाती है। कौन, वेस्टर्ली। दक्षिणी गोलार्ध में 40 से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच स्थलखंड न होने के कारण पवन के प्रवाह मार्ग में कोई रुकावट पैदा नहीं होती है। इन अक्षांशों के बीच फैले विशाल सागरों पर पवनें ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु में समान रूप से प्रचंड गति से बहती रहती हैं।
यहाँ के प्रचंड वेग के कारण ही यह अक्षांशों के अनुसार गरजने वाली चालीसा यानी रोरिंग फोर्टीज, वीर पछुआ पवने, ब्रेव वेस्ट विंड्स, इसी को बोलते हैं, किसको, गरजती चालीसा को क्या बोलते हैं, वीर पछुआ पवने यानी ब्रेव वेस्ट विंड्स। फिर 50 डिग्री के आसपास प्रचंड पचासा, फ्यूरियस 50s या भयंकर पचासा, और 60 डिग्री के पास चीखता साटा है ना, श्रिकिंग 60s कहलाती हैं। ये सभी नाम नाविकों के दिए हुए, इसके दिए हुए हैं। उत्तरी गोलार्ध में समुद्री यात्रा करना उतना कठिन नहीं है, दक्षिणी गोलार्ध में ज्यादा है। 40 से 60 के बीच में जब जा रहे होते हैं जहाज तो उलट भी जाते हैं कई बार, इतनी तेज हवाएं चलती हैं। पछुआ पवने गर्म अक्षांशों से एवं गर्म धाराओं के सागरों से ठंडे अक्षांशों की ओर रहती है, अतः मार्ग में अपने साथ काफी नमी ले लेती है और शीतलता पाकर पश्चिमी तट के आसपास पर्याप्त वर्षा कर देती हैं। इन अक्षांशों या 30-35 से 60 वाले महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर वर्ष भर वर्षा होती है और पूर्वी तट प्रायः क्या रहते हैं, शुष्क रहते हैं। पूर्वी तट प्रायः, ये मेंस के क्वेश्चन होते हैं। फिर क्या होते हैं कि भाई जो वेस्टर्लीज वाला एरिया है, या ऐसा पूछेगा कि 35 से 60 डिग्री अक्षांशों के आसपास महाद्वीपों के पश्चिमी तट तर मतलब गीले और पूर्वी तट शुष्क रहते हैं, ऐसा क्यों? तब आपको बताना पड़ेगा कि जो वेस्टर्लीज होती हैं वो महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर वर्ष भर वर्षा करती हैं, पूर्वी तटों पर वर्षा नहीं हो पाती है, इसलिए पूर्वी तट क्या होते हैं, शुष्क रहते हैं। वायुदाब पेटियों के खिसकने से इन पवनों का प्रभाव 30 डिग्री अक्षांश तक सर्दियों में रहता है, अतः वहां सर्दियों में वर्षा होने से भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। मेडिटेरेनियन टाइप क्लाइमेट, भूमध्य सागरीय जलवायु सबसे अच्छी जलवायु मानी जाती है। सिट्रस फ्रूट्स होते हैं ऐसे जलवायु में, जहां जहां पे आपको खट्टे फल दिखेंगे, समझ लीजिए लगभग उन देशों में क्या भूमध्य सागरीय जलवायु है। तो भूमध्य सागरीय जलवायु का एक कारण क्या है, वेस्टर्लीज भी है। एक कारण क्या है, सर्दियों में वर्षा, विंटर रेनफॉल, सर्दियों में, इसको गोला मार दो, अंडरलाइन कर दो, भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। अब इसके बाद मैं बता रहा हूं तीसरे तरह की जो पवने हैं वो ध्रुवीय पवने हैं, पोलर विंड्स हैं। ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटियों से ऊपर से, कहां से, ऊपर, ध्रुवीय यानी पोलर हाई प्रेशर बेल्ट से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटियों की ओर, यानी सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की ओर प्रवाहित होने वाली पवनों को ध्रुवीय पवन के नाम से जाना जाता है। इन पवनों की वायु राशि अत्यधिक ठंडी एवं भारी होती है। उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर होती है। कम तापमान के क्षेत्रों से अधिक तापमान वाले क्षेत्रों की ओर प्रवाहित होने के कारण, क्योंकि ध्रुवीय एवं पछुआ पवनों जैसे हवा वाली पवनों के मिलन के कारण चक्रवातों का जन्म होता है। शीतोष्ण बोलते हैं टेम्परेट, साइक्लोन, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का जन्म होता है, जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में व्यापक वृष्टि एवं परिवर्तनशील मौसम के लिए उत्तरदायी होते हैं। क्या होते हैं? ये अपने आप में मेंस का एक पूरा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है। इसको आपने ढंग से करना है, 16 नंबर के हिसाब से तैयार करना है। जब मैं पढ़ा रहा होता हूं तो मुझे याद आ रहा होता है कि जब मैं मेंस वालों को लिखा रहा होता हूं ना, तो ये सब चीजें लिखाई जाती हैं। क्या लिखाई जाती हैं? लेकिन क्या है कि अभी उस चीज का महत्व ही नहीं पता, क्योंकि अभी तो प्री नहीं निकला। तो जब प्री निकलेगा तो अपने आप समझ में आने लगेंगी चीजें। उसके बाद आपके जो न्यूरॉन्स उनका आकार अपने आप बढ़ जाता है, तब मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तब हल्का हल्का क्या देना पड़ता है, खाली डायरेक्शन देनी पड़ती है कि ये ऐसे होता है, ऐसे होता है, इसको ऐसे लिखना है। तो बिना देखे लिखने पे ही आपका सिलेक्शन होगा। समझ में आया? इसमें इतना ही बता।